चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। आज एडवांस केमिकल बॉन्डिंग के क्वेश्चंस और पहला क्वेश्चन पेश है आप लोगों के सामने। टाइमर ऑन हो चुका है, 1 मिनट का टाइम मिलेगा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ठीक है। और फिर अपन एक एक क्वेश्चन को अच्छे से डिस्कस करेंगे बच्चों। चलिए एक एक क्वेश्चन अच्छे से डिस्कस करेंगे। टाइमर ऑन हो ही चुका है, करिए बच्चों सॉल्व करिए। कैसे हैं आप लोग? पढ़ाई वढ़ाई अच्छी चल रही है आप लोगों की? हाँ भाई, क्वेश्चन के अंदर पूछा है एक्सओएक्स बॉन्ड किसके अंदर है। तो एक्सओएक्स बॉन्ड देखने का तरीका क्या होगा वो भी डिस्कस करते हैं, ठीक है। एक्सओएक्स बॉन्ड देखने का तरीका, ठीक है। मल्टीपल चॉइस करेक्ट है बच्चों, ध्यान दें इस बात पे कि मल्टीपल चॉइस करेक्ट है, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखें, सुनना भाई अच्छे से बात कि एक्सओएक्स लिंकेज देखने का एक तो H2OM टाइप कंपाउंड्स में एक तरीका है। क्या है कि अगर एक्सेप्ट सल्फर में तो ओड नंबर ऑफ ऑक्सीजन, ओड नंबर ऑफ ऑक्सीजन, और सल्फर वाले में देखना है मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है ना। जैसे समझो यहाँ पे माना ओड नंबर में ऑक्सीजन है पर ओड नंबर रूल सल्फर पे नहीं लगेगा, तो यहाँ पे आपके पास SS लिंकेज होगा क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम आनी चाहिए। यहाँ पे देखें तो ये SOS लिंकेज से ही साइक्लिक स्ट्रक्चर आ पाएगा, इसलिए ये वाला तो हो जाएगा। पर तीनों में पूछा है तो ये तो नहीं होगा। H2O6 2 माइनस में भी +5 है तो इसमें भी नहीं होगा, इसमें SS लिंकेज होगा। P4O10, P4O6, 7, 8, 9, 10 कुछ भी बना लो, सबके अंदर POP लिंकेज होगा। यहाँ देखें बच्चों मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है तो यहाँ पे POP लिंकेज होगा ही होगा, तो ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट वाले में तो होता ही होता है। हाँ भाई, यहाँ पे ये ओड नंबर ऑक्सीजन लग जाएगा। N2O में ये N ट्रिपल बॉन्ड NO वाला फॉर्मूला लगता है, ठीक है ना, क्योंकि अगर आपने इसमें बीच में सेंट्रल एटम ऑक्सीजन बना दिया तो ये गलत हो जाएगा। N2O फॉर्म मैक्सिमम से कम है तो NN लिंकेज हो जाएगा, इसलिए ये भी नहीं होगा। H3O9 अभी अपन ने देखा SOS लिंकेज होगा, P4O6 में होगा। सिलिकन की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 मैक्सिमम आ रही है, और वैसे भी ओड नंबर ऑक्सीजन मेथड लग जाएगा तो आपका आंसर डी दिल्ली भी हो जाएगा। तो इसका आंसर बॉम्बे और दिल्ली दोनों हो जाएंगे बच्चों, समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ भाई, हीटिंग का प्रोडक्ट है और पॉलीमेरिक फॉर्म में मिलना चाहिए। क्वेश्चन दे दिया है, टाइमर चालू हो चुका है। 1 मिनट का प्रॉपर टाइम मिलेगा बच्चों, 1 मिनट का प्रॉपर टाइम मिलेगा आपको डिस्कस करने के लिए। चलिए सॉल्व करें। पॉलीमेरिक प्रोडक्ट हीटिंग का, ये आपको देख के आंसर बताना है कि भाई पॉलीमेरिक प्रोडक्ट किस किस में मिल सकता है। चलिए, पॉलीमेरिक प्रोडक्ट टाइम पूरा 1 मिनट दिया जाएगा, चिंता न करें, मैंने टाइमर रख रखा है, डोंट वरी, ठीक है ना। टाइमर कंप्लीट होने के बाद ही मैं डिस्कस करूंगा, आप भी टाइम देख सकते हो, ठीक है। चलिए, द कंपाउंड ऑन विच, है ना, हीटिंग प्रोड्यूस एटलीस्ट 1 पॉलीमेरिक। देखो ये फॉस्फेट सॉल्ट है और फॉस्फेट सॉल्ट की हीटिंग होती है, अपने को क्या पानी निकालना, तो इसमें से पानी निकाल दो। हाँ भाई, इसमें से पानी निकाल दो तो एक में से पानी निकल जाएगा, बन जाएगा NaPO3, और NaPO3 इज मेटा, और मेटा जितने भी होते हैं बच्चों पॉलीमेरिक फॉर्म में मिलते हैं, तो ये भी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना।
यहाँ देखो, यहाँ एक एसिडिक हाइड्रोजन है और यहाँ एक एसिडिक हाइड्रोजन, तो पूरा एक वाटर बन जाएगा। तो 1 मोल से ही काम चल जाएगा, और 1 मोल से ही काम चलेगा। तो अब अपन यहाँ पे देखें तो यहाँ पे बन जाएगा सोडियम, है ना बच्चों, और अमोनिया निकल जाएगी, वाटर निकल जाएगा, क्या बच जाएगा, PO3 बच जाएगा। इसलिए है ना, ये मेटा फॉस्फोरिक एसिड, अगेन ये भी आंसर हो जाएगा। अब यहाँ से देखें तो 1 मोल से वाटर नहीं निकलेगा, यहाँ से 1 मोल से वाटर नहीं निकलेगा। 1 मोल से वाटर क्यों नहीं निकलेगा, क्योंकि एक ही हाइड्रोजन है, तो 2 मोल ले लेंगे, और 2 मोल से वाटर निकालेंगे तो बन जाएगा Na4P2O7, जो कि डाई या पायरो है, पॉलीमेरिक फॉर्म नहीं है। मेटा इज़ द पॉलीमेरिक फॉर्म, समझ गए। तो ये वाला भी नहीं होगा आपका, ये नहीं होगा। अब ये देखो, यहाँ पे पहले अमोनिया निकाल दो, निकाल दिए 2 मोल, उसके बाद 1 मोल वाटर निकाल दो गर्म करने पे। अब क्या बच गया, अब बच गया HPO3, जो कि मेटाफॉस्फोरिक एसिड होगा। इसलिए आपका आंसर A, B और D हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। पॉलीथाइनिक एसिड्स के बारे में बात पूछी जा रही है, चलिए सॉल्व करें बच्चों। पॉलीथाइनिक एसिड, हाँ भाई, टाइम तो चालू हो ही गया आपका। पॉलीथाइनिक एसिड में बता देता हूँ आपको, होता है H2SNO6, है ना। ये पॉलीथाइनिक एसिड्स का फॉर्मूला होता है ना, जिसके अंदर कौन से लिंकेज होते हैं बच्चों, SS लिंकेज होते हैं। चलिए सॉल्व करें। सॉल्व करें। बस होने वाला है टाइम, 10 सेकंड्स बाकी हैं। हाँ जी बच्चों, एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर एटम इंक्रीजेज विथ डिक्रीज इन नंबर ऑफ सल्फर एटम। ऑब्वियस सी बात है बेटा कि अगर आपने H2SNO6 लिया है तो सल्फर की एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगी, सल्फर की एवरेज ऑक्सीडेशन 10/N आ जाएगी। अब जैसे जैसे N की वैल्यू बढ़ेगी, मतलब नंबर ऑफ सल्फर बढ़ेगा, ठीक है ना, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इंक्रीजेज। अच्छा, तो सल्फर की N की वैल्यू कम कर रहे हैं तो सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगी, तो ये आपका करेक्ट स्टेटमेंट हो गया। एब्सोल्यूट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इंक्रीजेज, बेटा एब्सोल्यूट तो फिक्स रहेगी ना, सल्फर सल्फर सल्फर, तो साइड वालों की +5 रहेगी, बीच वालों की 0 रहेगी। तो एब्सोल्यूट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर एटम इंक्रीजेज विथ डिक्रीज इन नंबर ऑफ सल्फर एटम्स, है ना। एब्सोल्यूट ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेज, है ना, तो उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बट एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन नंबर ऑफ सल्फर एटम, ये भी बात सही है, वो तो वाइस वर्सा हो गई। ठीक है, एब्सोल्यूट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर रिमेन सेम विद इंक्रीज और डिक्रीज इन नंबर ऑफ सल्फर एटम, ये बात बिल्कुल सही है। बीच वाले सल्फर हमेशा 0 में रहेंगे, साइड वाले हमेशा +5 में रहेंगे, तो एब्सोल्यूट ऑक्सीडेशन स्टेट तो फिक्स रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए आपका आंसर बच्चों A, B और D हो जाएगा। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर आपका चालू हो चुका है 4, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 चालू हो चुका है, टाइम भी चालू हो चुका है। करिए, सॉल्व करिए बच्चों। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी, बहुत इजी। स्ट्रक्चर बनाओगे तो अपने आप बन जाएगा, स्ट्रक्चर बनाया तो आंसर आ जाएगा।
P4O10 और P4S10 दोनों के स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम ही है, मतलब वो तो सेम ही है। ऑक्सीजन हटा के सल्फर लगाना है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं करना है, बाकी स्ट्रक्चर सेम है। देखें यहाँ पे समझे P4O10 कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होगा बेटा। और P4S10 की बात कर रहे हैं, देखें अब यहाँ पे सबसे पहले बोला गया है OPO एंगल और SPS एंगल। तो OPO एंगल और SPS एंगल, तो बेटा आप ये देखो कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन रिपल्शन और सल्फर सल्फर रिपल्शन कौन सा ज़्यादा होगा? सल्फर सल्फर रिपल्शन ज़्यादा होगा, इस वजह से SPS बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा, ठीक है ना। तो ये वाला गलत हो गया। अब बोला है POP बॉन्ड एंगल एंड PSP बॉन्ड एंगल। देखो ऑक्सीजन के अराउंड एंगल ज़्यादा होगा सल्फर के कंपैरिजन में, वैसे इसकी भी ज़रूरत नहीं थी अभी तो, ठीक है ना, वैसे बिना स्ट्रक्चर के सॉल्व हो जाएगा ये, ठीक है। तो POP एंगल और PSP एंगल में POP एंगल सही है, क्योंकि ऑक्सीजन का साइज छोटा है और साइज छोटा होने पे बॉन्ड एंगल उसका ज़्यादा हो जाएगा। PO बॉन्ड लेंथ एंड PS बॉन्ड लेंथ में PS बॉन्ड लेंथ बड़ी होगी। PS बॉन्ड लेंथ क्यों बड़ी होगी बच्चों? क्योंकि ये थर्ड पीरियड और थर्ड पीरियड का है, जबकि ये थर्ड पीरियड और सेकंड पीरियड का बॉन्ड लेंथ है। तो हमेशा ध्यान रहे ये चीज़, जब अपन बॉन्ड लेंथ कंपैरिजन की बात करते हैं तो पीरियड बेसिस पे आंसर दे देते हैं। सी आपका सही है। सेम नंबर ऑफ p pi d pi bonds आर प्रेजेंट इन बोथ P4O10 एंड P4S10। बिल्कुल सही बात है। 1 2 3 4 ये चारों बच्चों p pi d pi bonds है ना। और यहाँ पे भी सल्फर का जो अनपेड इलेक्ट्रॉन है ग्राउंड स्टेट में तो p ऑर्बिटल में ही है, तो p pi और फॉस्फोरस sp3 हाइब्रिडाइज है तो d pi, इसलिए आपका हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों? p pi d pi सेम नंबर। तो आपका आंसर B C और D तीनों हो जाएंगे, ठीक है, जबकि ऊपर वाले में A C और D आंसर है। ठीक, चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको सही जगह पे ले आते हैं, ठीक है, ये लीजिए और स्टार्ट कर दिया मैंने आपके पोल, ठीक, सॉल्व करें। थर्टी सेकेंड्स हो गए बेटा, 30 सेकेंड्स हो गए हैं। चलिए देखें, क्वेश्चन में पूछा है रोटेशन अराउंड द बॉन्ड इज रिस्ट्रिक्टेड, है ना। बॉन्ड के अराउंड रोटेशन की बात करें, रिस्ट्रिक्ट होना चाहिए। तो देखें यहाँ पे N डबल बॉन्ड N, मतलब फ्री रोटेशन नहीं होना चाहिए। फ्री रोटेशन कहाँ पे नहीं होगा बच्चों? N2F2 में फ्री रोटेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पाई बॉन्ड है, और पाई बॉन्ड होने की वजह से यहाँ पे रोटेशन बिल्कुल भी फ्री पॉसिबल नहीं है, इसे रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन बोलेंगे। अब आ जाओ आप H2O2, O2F2 और S2F2, तीनों के स्ट्रक्चर सेम है। वजह तीनों के स्ट्रक्चर सेम है, सिंगल बॉन्ड है, और सिंगल बॉन्ड के अराउंड फ्री रोटेशन पॉसिबल है। हाँ, ये अलग बात हो सकती है कि इसके दूसरे जो स्ट्रक्चर है, दूसरे जो कन्फर्मर हो वो अनस्टेबल हो, लोन पेयर रिपल्शन ज़्यादा हो, इस तरीके से कई सारी चीज़ें हो सकती है, पर रोटेशन तो पॉसिबल है।
तो इस वजह से जनरली लोग ये पढ़ा देते हैं कि बेटा यहाँ लोन पेयर है तो लोन पेयर के अराउंड घूमेगा नहीं। तो क्या क्या ऑर्गेनिक के अंदर जब हम सी और बल्कि ग्रुप ले लेते हैं तो क्या उनके वहाँ रोटेशन पॉसिबल नहीं होता है? सब जगह रोटेशन पॉसिबल है। समझ में आ गई बात? रोटेशन तो पॉसिबल है, जब भी सिंगल बॉन्ड आएगा रोटेशन पॉसिबल है। हाँ, उसका कन्फर्मर स्टेबल हो या ना हो वो बात अलग है, ठीक है ना, कि भाई रोटेशन के बाद में स्टेबल होगा नहीं होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। ओपन बाइक बुक लाइक में ज़्यादा स्टेबल होगा तो होगा। समझ में आ गई बात? तो डबल बॉन्ड के अराउंड तो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन आपको, डबल बॉन्ड के अराउंड तो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन आपको पक्की बात रहेगा, पर इट इज़ नॉट नेसेसरी कि यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन हो। समझ में आ गई बात? कन्फर्मर के ऊपर डिपेंड करेगी ना बात। तो कन्फर्मर तो पॉसिबल है, कन्फर्मेशनल तो होते हैं इसकी दूसरी और भी फॉर्म होती है, पर मोस्ट स्टेबल फॉर्म उसकी कौन सी होती है? ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर होती है, ठीक है ना। इसके कन्फर्मर बनते हैं, H2O2 के भी बनते हैं, O2F2 के भी बनते हैं, H2F2 के भी कन्फर्मर बनते हैं, पर उनके अराउंड रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन नहीं है, ठीक है ना। वो रोटेट कर सकते हैं, पर उनका स्टेबल स्ट्रक्चर ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसलिए इसका आंसर सिर्फ ए रहेगा। समझ में आ गई बात? क्वेश्चन नंबर 6, चलिए बच्चों चालू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपका है ना, क्वेश्चन नंबर 6। ये H2O2 ये रहा, देखो ये घूम तो सकता है, घूमने में दिक्कत थोड़ी ना है, रिस्ट्रिक्टेड थोड़ी ना है रोटेशन। हाँ, वो बात अलग है कि कौन सा सिस्टम स्टेबल होगा और कौन सा अनस्टेबल होगा। तो ओपन बुक लाइक इसका सबसे स्टेबल स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि वो एंटी फॉर्म हो जाती है उसकी, है ना। मतलब ये एक दूसरे के बीच में जो फॉर्म आती है ना, वो वाली फॉर्म, ठीक है ना। क्योंकि लोन पेयर के पीछे लोन पेयर तो रिपल्शन लगाएगा ही लगाएगा, और कहीं ना कहीं लोन पेयर के पीछे लोन पेयर आएगा ही आएगा। जैसे अपन ये बोले ना, इसके ये पोजीशन और ये पोजीशन, मैं कह रहा हूँ एक कोई पोजीशन ले लो, ठीक है ना। तो एक कोई पोजीशन, उसके पीछे बॉन्ड ले लो, बॉन्ड है ना, यहाँ पे बॉन्ड ले लो, और अगर यहाँ लोन पेयर कहीं पे ले रहे हो तो यहाँ बॉन्ड ले लो, ठीक है। क्योंकि लोन पेयर के पीछे लोन पेयर तो ज़्यादा रिपेल करेगा, तो यहाँ लोन पेयर ले लिया, यहाँ लोन पेयर ले लिया और यहाँ लोन पेयर ले लिया। तो ये जो पोजीशन दिखेगी आपको, ये वाली जो पोजीशन है, ये कौन सी दिखेगी? ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर वाली दिखेगी, ओपन बुक लाइक। समझ गए? तो इसका कौन सा स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल होता है? ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है ना। क्लियर? तो कन्फर्मर तो बनेंगे। हाँ भाई, नेक्स्ट क्या पूछा था अपन से? आ जाओ, देखो 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 देखो, इरेजर कहाँ है? इरेजर, अरे भाई इरेजर, हाँ चलो बिना इरेजर के कर लेते हैं, देखते हैं जितनी जगह उतनी। क्या पूछा है? N2H2 N2F2 एंड H212O2। तो N डबल बॉन्ड N HH लोन पेयर N डबल बॉन्ड N फ्लोरीन लोन पेयर, और N डबल बॉन्ड N OH लोन पेयर। पूछा है ऑल हैविंग 2 आइसोमर, बिल्कुल सही बात है। सिस ट्रांस आइसोमर दोनों के बनेंगे। अभी जो अपन ने बनाए वो सिस आइसोमर से। ऑल आर हैविंग इक्वल नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन बोथ नाइट्रोजन एटम, बिल्कुल सही बात। यहाँ पे इक्वल नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड नजर आ रहे हैं, 2 आंसर बी बॉम्बे। ऑल आर हैविंग इक्वल बॉन्ड एनर्जी, नहीं, इक्वल कैसे होगी बेटा? एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, इक्वल तो हो ही नहीं सकती। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इज सेम फॉर ऑल कंपाउंड, गलत। यहाँ पे -1 है, यहाँ पे +1 है, और यहाँ पे भी +1 है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट भी सेम नहीं है। इसलिए आपसे जो पूछा था आर सेम 4, तो आगरा और बॉम्बे 2 आंसर हो जाएंगे। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन थोड़े अच्छे क्वेश्चन है, टाइम तो लगेगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। हाँ भाई, सॉल्व करें। CCl3 नेगेटिव एंड CCl2 लोन पेयर, सॉल्व करें।
करेक्ट पूछा है, ध्यान रहे, करेक्ट पूछा है। हाँ भाई देखें, CCl3 नेगेटिव की अगर अपन बात करें तो CCl3 नेगेटिव कुछ ऐसा है, उसमें वेकेंट ऑर्बिटल है ना। अच्छा एक मिनट, CCl3 बनाना है ना, Cl बन गया वो, Cl Cl और Cl और लोन पेयर, ये लोन पेयर क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो रहा है ऐसे, तो बैक बॉन्डिंग कार्बन से क्लोरीन, क्योंकि वेकेंट ऑर्बिटल क्लोरीन के पास है। CCl2 की बात करें तो ये जो कार्बीन है, इस कार्बीन में यहाँ वैकेंसी है, वेकेंट ऑर्बिटल है, तो पहले तो वेकेंट ऑर्बिटल को फुलफिल करना है ना, डेफिशिएंट है, तो यहाँ पे क्लोरीन से कार्बन की तरफ है, तो बैक बॉन्डिंग इन बोथ केस गलत, बैक बॉन्डिंग इन बोथ केस गलत, बैक बॉन्डिंग इन CCl3 फ्रॉम कार्बन टू, ये बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। डायरेक्शन ऑफ बैक बॉन्डिंग है ना इज जस्ट अपोजिट इन टू केसेस, ऑब्वियस सी बात है, अगर ये करेक्ट है तो ये भी करेक्ट है, और अगर ये करेक्ट है, इन दोनों में से कोई भी एक करेक्ट है तो ये तो इनकरेक्ट होंगे ही होंगे, ठीक है ना, मतलब बोथ केसेस तो नहीं बोल सकते ना, इसलिए आपका आंसर कलकत्ता और दिल्ली हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करें। 1 मिनट का टाइम दिया जा रहा है आपको, चालू हो चुका है आपका समय, सॉल्व करें। हाँ भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग बैक बॉन्डिंग। 10 सेकंड और बाकी है, सॉल्व करें, मेरे ख्याल से इजी क्वेश्चन है, सही होना चाहिए, देखते हैं बाकी फिर, ठीक है ना। चलिए देखें यहाँ पे, ड्यू टू बैक बॉन्डिंग बॉन्ड एंगल ऑलवेज इंक्रीजेस, ऐसा बिल्कुल इनकरेक्ट बोला है, ये ध्यान रहे, है ना, और बॉन्ड एंगल ऑलवेज इंक्रीजेज ये इनकरेक्ट है, क्योंकि एक बात देखो, आप BF3 में बैक बॉन्डिंग हुई, नहीं होती तो भी 120 था और हो गई तो भी 120 है, इसलिए ऑलवेज इंक्रीजेज ये कहना गलत है। ड्यू टू बैक बॉन्डिंग बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेज, ये सही बात है, क्योंकि बैक बॉन्डिंग होने से बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता है और बॉन्ड ऑर्डर बढ़ने से बॉन्ड लेंथ कम होता है। ड्यू टू बैक बॉन्डिंग बॉन्ड एंगल इंक्रीजेज, ये कहना गलत है ना, बॉन्ड एंगल इंक्रीजेज, चाहे ऑलवेज इंक्रीज बोल दो या डिक्रीजेज तो बिल्कुल गलत है। बैक बॉन्डिंग की वजह से ध्यान रहे कि बॉन्ड एंगल तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्यों, क्योंकि बैक बॉन्डिंग हो रही है तो लोन पेयर तो डीलोकलाइज होगा, है ना, अगर बैक बॉन्डिंग हो रही है तो या तो वो डिक्रीज कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, नहीं तो वो इंक्रीज ही करेगा, हमेशा बॉन्ड एंगल को, हमेशा बॉन्ड एंगल को वो इंक्रीज करेगा, क्योंकि लोन पेयर डीलोकलाइज होगा, तो जो परसेंटेज कैरेक्टर लोन पेयर खींच के ले गया था वो अब बटेंगे किस में, बटेंगे तो है ना किस में, सिलिकॉन में, है ना, इस वजह से तो यहाँ पे डिक्रीज होना तो बिल्कुल गलत है। ड्यू टू बैक बॉन्डिंग हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम डज नॉट चेंज ऑलवेज, ये सही बात बोली है, हमेशा जरूरी नहीं है कि बैक बॉन्डिंग की वजह से हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो, तो ना तो बॉम्बे होगा आंसर, ना दिल्ली होगा, आगरा एंड कलकत्ता आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 करें, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही प्यारा क्वेश्चन,
सॉल्व करें। हाँ भाई, समय तो चालू हो ही चुका है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। हाँ, देखे क्या बोला है, इफ हाइब्रिडाइजेशन ऑन N1 एंड N2 ग्रुप आर एटम्स आर SPX, मतलब बेटा ये जो एक्सिस है ना, ये जो एक्सिस है ये एक्स एक्सिस हो गई। नोडल प्लेन फॉर पाई बॉन्ड बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड लाइज इन XY प्लेन, मतलब जो पाई बॉन्ड फर्स्ट और सेकंड के बीच का बना है वो PZ ने बनाया, तो इधर वाला पाई बॉन्ड PY ने बनाया है। सिंपल सी बात है, क्योंकि इसका हाइब्रिडाइजेशन SPX है और पाई बॉन्ड का नोडल प्लेन XY है, मतलब पाई बॉन्ड कहाँ नहीं है, XY में नहीं है तो कहाँ है, Z पे है, तो इसका पाई बॉन्ड PZ ने बनाया है। तो P इस नाइट्रोजन का X इधर गया, Z इधर गया तो Y इधर जाएगा। सिंपल सी बात ये है। ठीक, अब क्या बोला जा रहा है, अब बोला जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ओवरलैपिंग इज प्रेजेंट अबाउ द कंपाउंड। क्लियर, ठीक है, चलिए करते हैं। तो यहाँ नाइट्रोजन, इस नाइट्रोजन का आयोडाइजेशन भी SPX होगा, X यहाँ है, Z यहाँ है, तो PY यहाँ होगा बेटा, PY होगा। इसका आयोडाइजेशन बच्चों sp3 आ रहा है, खुल के देखो, खुल के देखो, ऐसे है। अब PZ ने यहाँ पे PZ ने पाई बॉन्ड बनाया इसके PZ के साथ में, और इसके PY ने इसके PY के साथ पाई बॉन्ड बनाया ऐसे। अब इसका PY इसके ऐसे ऑर्बिटल के साथ पाई बॉन्ड बनाएगा, तो वो जो ऐसा ऑर्बिटल है पता है वो कौन सा है, क्योंकि इंटरन्यूक्लियर एक्सिस X एक्सिस है तो DX तो होगा ही होगा, और किसके साथ बना रहा है, Y के साथ, तो DXY PY ओवरलैपिंग होगी, तो DXY PY साइडवेज ओवरलैपिंग होगी, PY साइडवेज ओवरलैपिंग है, PZ साइडवेज ओवरलैपिंग है, बिल्कुल सही बात है। और sp3sp बिल्कुल, ये जो ओवरलैपिंग है ना सिलिकॉन है ना, और कौन सी वाली बेटा, नाइट्रोजन वाली, तो ये sp3 ऑर्बिटल इसका और इसका sp ऑर्बिटल, ये जो p ऑर्बिटल है ये कौन सा था, px था, इसलिए ये भी आंसर सही है। तो आपका आंसर हो जाएगा ABCD, चारों आंसर हो जाएंगे बेटा 9th क्वेश्चन के। चलिए, है ना, सॉल्व करें नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, और आपकी बैक बॉन्डिंग हो गई है, बैक बॉन्डिंग का टाइमर चालू हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्व करें। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 10 का टाइमर चालू हो चुका है, सॉल्व करें।
चलिए देखें, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड ऑब्जर्व्ड बॉन्ड एंगल इज फाउंड टू बी ग्रेटर देन एक्सपेक्टेड बट नॉट ड्यू टू बैक बॉन्डिंग। ठीक है ना, ऑब्जर्व्ड बॉन्ड एंगल जो है वो ज़्यादा मिला किससे, है ना, ऑब्जर्व्ड से, बट नॉट ड्यू टू बैक बॉन्डिंग। पर ये वाला क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन तो ये था, क्वेश्चन नंबर 10 है ना। देखें यहाँ पे, ड्यू टू बैक बॉन्डिंग ऑब्जर्व डाइपोल मूवमेंट ऑफ होल मॉलिक्यूल इज फाउंड टू बी ग्रेटर देन एक्सपेक्टेड डाइपोल मूवमेंट। डाइपोल मूवमेंट एक्सपेक्टेड से ज़्यादा मिलना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को थोड़ा यहाँ सॉल्व करते हैं। थियोरिटिकली तो ये इस तरीके का होगा, R का मतलब CH3 लगा देते हैं, I ग्रुप है, ये दे रहा होगा और ये भी दे रहा होगा, ठीक है ना, खींच रहा होगा। पर एक्सपेरिमेंटली ये ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाएगा और CH3 CH3 और CH3 ये दे रहा होगा, ठीक है। तो ओवरऑल एक्सपेरिमेंटल वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई। ये बोला है कि डाइपोल मूवमेंट ऑफ होल मॉलिक्यूल इज फाउंड टू बी डिफरेंट देन एक्सपेक्टेड। बिल्कुल इसके अंदर डिफरेंट है डिफरेंट, बिल्कुल है, हम तो बोलेंगे है ना, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड O का इफेक्ट आ जाएगा। BF3 की अगर मैं बात करूँ बच्चों, तो BF3 में डाइपोल मूवमेंट ज़ीरो है, वैसे भी ज़ीरो है, बैक बॉन्डिंग हो तो ज़ीरो, ना हो तो ज़ीरो, तो BF3 भी नहीं होगा। CO की बात करें तो C डबल बॉन्ड O और कोऑर्डिनेट बॉन्ड O कुछ इस तरीके से होगा। अब जैसे ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड हटा या बैक बॉन्ड हटा तो यहाँ पे नेगेटिव आया, यहाँ पॉजिटिव आया, वैसे डायरेक्शन इधर है, सॉरी यहाँ नेगेटिव आया है ना, यहाँ नेगेटिव आया, यहाँ पॉजिटिव आया, इसकी वजह से डायरेक्शन यहाँ पे और इसकी वजह से डायरेक्शन यहाँ पे। ये मैं बता दूँ, कई लोग ये बोल देते हैं कि नेट डायरेक्शन CO का जो है वो कार्बन की तरफ है। नहीं बेटा, वो ऑक्सीजन की तरफ ही रहेगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ रहेगा। अगर हम स्पेक्ट्रोस्कोपी से देखें तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड कुछ ऐसा नज़र आएगा, ऑक्सीजन की तरफ ज़्यादा इलेक्ट्रॉन क्लाउड नज़र आएगा CO में। आप सर्च भी कर सकते हैं गूगल पे चाहें तो, स्पेक्ट्रोस्कोपी वाला डायग्राम देखना जिसके अंदर कार्बन और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑक्सीजन पे ज़्यादा है। हाँ, इस डायरेक्शन की वजह से थोड़ा सा कम हो गया तो डिफरेंट हो गया डाइपोल मूवमेंट, ये बात सही है। POF3 में भी वही P डबल बॉन्ड O का इफेक्ट आएगा और P डबल बॉन्ड O का इफेक्ट आते ही एक्सपेक्टेड से डिफरेंट हो जाएगा। एक्सपेक्टेड से ज़्यादा होगा या कम होगा ये समझना है। तो एक्सपेक्टेड से ज़्यादा कम के अंदर वही अपन स्ट्रक्चर बना लो पहले, तो ये एक्सपेक्टेड वाला, ये एक्सपेरिमेंटल वाला। अब ये डायरेक्शन ऊपर की तरफ, ये डायरेक्शन नीचे की तरफ, ठीक है ना, और ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, कम करने की कोशिश करेंगे। पर ये ऑलमोस्ट जीरो है और ये नीचे की तरफ, तो ओवरऑल डायरेक्शन किधर हो जाएगा, नीचे की तरफ हो जाएगा और ज़्यादा होगा पहले से। तो इसमें एक्सपेक्टेड से ज़्यादा, इसमें एक्सपेक्टेड से कम है, इसमें एक्सपेक्टेड से कम है, इसमें ज़्यादा कोई खास फर्क नहीं है और आपका आंसर ACD हो जाएगा। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 11, टाइम चालू हो चुका है बच्चों, है ना। बेहतरीन क्वेश्चन है बच्चों, एक से एक शानदार क्वेश्चन आप लोगों के लिए। थर्टी सेकेंड्स हो चुके हैं। हाँ भाई देखें, H3SI N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड N SiH3 है ना। अब यहाँ पे समझो कि ये अपना लोन पेयर इसको देगा और ये अपना लोन पेयर इसको देगा, ठीक है। कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन जो है वो हो चुका है sp और इसका भी हो चुका है sp और इसका भी हो चुका है बच्चों sp। चलो थोड़ा ऊपर करके इसको समझा देते हैं। देखें,
हाँ भाई, अब इस sp हाइब्रिडाइजेशन में समझे, इन्होंने बोला है कि ये sp हाइब्रिडाइजेशन जो है एक्स एक्सिस पे, मतलब ये जो लाइन है ना ये एक्स एक्सिस है। तो यहाँ इस कार्बन का SPX आ गया, तो यहाँ पे एक जगह PZ आ जाएगा, एक जगह PY आ जाएगा। नाइट्रोजन सेकंड पीरियड का है तो यहाँ पे भी PZ आ जाएगा, यहाँ पे PY आ जाएगा। तो ये दोनों ओवरलैपिंग तो होगी, और ये कौन सी होगी, जो पाई बॉन्ड बनाने वाली होगी। अब इधर आ जाओ, इस नाइट्रोजन से इधर आ गए, PZ से इधर आ गए, तो यहाँ पे PZ के बाद इसका हाइब्रिडाइजेशन sp है, PX यहाँ हो गया, PZ यहाँ हो गया, तो यहाँ PY होगा, तो यहाँ PZ हो जाएगा। अब यहाँ PY है और इंटरन्यूक्लियर एक्सिस एक्स एक्सिस है, तो DX तो होगा, पर किसके साथ होगा, Y के साथ होगा, तो PY DXY हो जाएगा एक, और इधर PZ DXZ हो जाएगा, क्योंकि इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, तो उस बेसिस पे आपका आंसर कैलकाटा और दिल्ली हो जाएगा। तो ABCD चारों, मतलब ABCD चारों हो जाएंगे, ये भी पाई बॉन्ड, ये भी पाई बॉन्ड, सब पाई बॉन्ड के रेस्पेक्ट में बात की जा रही है। क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करेंगे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करेंगे। चलिए फटाफट से क्वेश्चन नंबर 12। टाइमर तो चालू हो ही चुका है आपका। चाहे 20 क्वेश्चन हो, पर क्वेश्चन शानदार होने चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रहे। क्वेश्चन बढ़िया करने हैं बच्चों, ठीक है ना, क्वालिटी क्वेश्चंस करोगे तो ही सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन बढ़िया सीखना बहुत ज़रूरी है, इजी क्वेश्चन भी सीखना बहुत ज़रूरी है, पर बढ़िया क्वेश्चन भी सीखना उतना ही ज़रूरी है। सिर्फ इजी से काम नहीं चलेगा, सिर्फ हार्ड से काम नहीं चलेगा, इजी और हार्ड दोनों देखना बहुत ज़रूरी है। चलिए देखें, हाँ बच्चों, यहाँ पे पूछा है ऑब्जर्व्ड एंगल इज फाउंड टू बी ग्रेटर देन एक्सपेक्टेड, मतलब बड़ा हुआ होना चाहिए, बट नॉट ड्यू टू बैक बॉन्डिंग, मतलब उसमें बैक बॉन्डिंग का कोई योगदान नहीं होना चाहिए। NSiH3 SiH3 एंड SiH3 यहाँ लोन पेयर है, और ये लोन पेयर इसके अंदर जाएगा, और लोन पेयर इसके अंदर जाएगा तो बॉन्ड एंगल इसका बढ़ जाएगा। 120 डिग्री बॉन्ड एंगल आता है ड्यू टू बैक बॉन्डिंग, समझ गए। अब देखो NCH3 एंड CH3 लोन पेयर, तो यहाँ बॉन्ड एंगल एक्सपेक्टेड से ज़्यादा, मतलब 109 से ज़्यादा तो नहीं है, ठीक है ना, 109 से ज़्यादा तो नहीं है, पर हाँ बैक बॉन्डिंग भी नहीं है, बैक बॉन्डिंग का कोई इफेक्ट यहाँ पे नहीं आएगा। समझ में आ गई बात। फिर यहाँ देखो OCH3 होल ट्वाइस, क्या OCH3 होल ट्वाइस में बैक बॉन्डिंग का इफेक्ट है? नहीं है। यहाँ बॉन्ड एंगल आता है 109 से ज़्यादा, तो ये तो ग्रेटर देन 109 हो गया बेटा बॉन्ड एंगल, ठीक। OSiH3 होल ट्वाइस में बॉन्ड एंगल के ज़्यादा होने का 2 रीज़न होता है। सोचो, बताओ सभी बच्चे क्या होता है, 2 रीज़न कौन कौन से होते हैं, ठीक है ना। कमेंट करते रहो, क्योंकि क्या है कि मैं देख रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मतलब कि मैं बॉन्ड वो आपके कमेंट्स नहीं देख रहा हूँ, ठीक है ना, कमेंट्स में आपके देखता रहता हूँ, ठीक है। चलिए सॉल्व करके बताओ मुझे जल्दी से, इसके 2 रीज़न बताओ कि क्या 2 रीज़न हो सकते हैं इसके बॉन्ड एंगल ज़्यादा होने के, मैंने पढ़ाया था, जल्दी बताओ। हो गया। चलिए तो देखें यहाँ पे एक तो बैक बॉन्डिंग तो है, और स्मॉल साइज पे स्टेरिक क्राउडिंग की वजह से बॉन्ड एंगल ज़्यादा है, तो इसके 2 रीज़न होते हैं, पर यहाँ पे बॉन्ड एंगल का योगदान है, समझ गए, बैक बॉन्डिंग का योगदान है बॉन्ड एंगल के ज़्यादा होने में, इसलिए ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, तो आपके आंसर बॉम्बे और कलकत्ता हो जाएंगे। स्टेरिक क्राउडिंग की वजह से यहाँ पे बॉन्ड एंगल बढ़ जाते हैं, इसलिए आपका बॉम्बे एंड कलकत्ता आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। कंसीडर द फॉलोइंग कंपाउंड, ठीक है।
बंद करूँ? उसी की है। हाँ भाई, कंसीडर द फॉलोइंग कंपाउंड, सॉल्व करें। टाइमर चालू हो चुका है, टाइमर का ध्यान रखें भाई। हाँ, 1 मिनट मिलेगा। चलो इसमें ज़्यादा टाइम देंगे, ठीक है ना, ज़्यादा टाइम देंगे इसमें, ध्यान रहे इस चीज़ का। ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, सोचना पड़ेगा। सोचो सोचो, सोचते रहो, सोचना बहुत ज़रूरी है। हो गया? अभी नहीं हुआ, 1 मिनट हुआ है, 30 सेकंड और दे रहा हूँ, सोचो फटाफट से। सोचना बहुत ज़रूरी है, बोल रहा हूँ मैं बार बार। देखें, यहाँ बोला गया है इसका हाइब्रिडाइजेशन sp है, इसका भी sp है। नोडल प्लेन फॉर पाई बॉन्ड फॉर कार्बन एंड सल्फर इज XY। कार्बन सल्फर का जो पाई बॉन्ड है इसका नोडल प्लेन XY है। तो ये जो पाई बॉन्ड है वो किसने बनाया? PZ ने बनाया। PZ ने PZ के साथ बनाया, और ये एक्सिस x एक्सिस है, तो ये SPX है। x यहाँ पे, PZ यहाँ पे, तो ये PY के साथ बनाएगा। आई बात समझ में? अब ये PX है, ये PY है, तो यहाँ PZ आएगा किसके साथ? DXZ के साथ, क्योंकि इंटरन्यूक्लियर एक्सिस x एक्सिस हो गई है और जो Z के साथ बना रहा है तो Z लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो करेक्ट रिगार्डिंग पूछा गया है। पाई बॉन्ड बिटवीन नाइट्रोजन एंड कार्बन इज फॉर्म बाय साइड वेज ओवरलैपिंग ऑफ PY ऑर्बिटल। पाई बॉन्ड जो है वो नाइट्रोजन और कार्बन एटम के साइड वेज ओवरलैपिंग से बन रहा है क्या? बिल्कुल बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। किससे बन रहा है? PY से बन रहा है, बिल्कुल सही बात। 2p पाई 3d पाई बैक बॉन्ड बिटवीन नाइट्रोजन एंड सिलिकॉन एटम DXZ एंड PZ, ये भी बिल्कुल सही बात है। सिग्मा बॉन्ड बिटवीन नाइट्रोजन सिलिकॉन एटम इज फॉर्म बाय sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ सिलिकॉन एंड SPX, बिल्कुल SPX होगा क्योंकि एक्सिस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है। 6 एटम ऑफ गिवन कंपाउंड आर लाइंग इन सेम प्लेन, बिल्कुल देखते हैं यहाँ पे, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4 और 5 ही हो पाएंगे बेटा, 6 नहीं हो पाएंगे। क्यों नहीं हो पाएंगे? क्योंकि इस sp3 के 2 एटम आप ले सकते हो, तो एक तो नाइट्रोजन ले लिया आपने, एक ही हाइड्रोजन ले पाएंगे, ठीक है ना, 2 हाइड्रोजन नहीं ले पाएंगे, इसलिए आपका आंसर ये गलत हो गया और A, B और C आंसर हो गया। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 करना है आपको, और आपका टाइम चालू हो चुका है, बिल्कुल 1 मिनट आपको दिया जाएगा। टाइम तो देना पड़ेगा ना भाई, बिना टाइम दिए कैसे काम चलेगा? 20 ही हो क्वेश्चन, 10-15 ही हो, मेरे को वो कोई दिक्कत नहीं है, पर अपन क्वेश्चन बहुत अच्छे से करेंगे, एक एक क्वेश्चन को समझेंगे वो क्या रहा है क्वेश्चन के अंदर।
हाँ भाई देखें, CH3NCS मॉलिक्यूल इज लीनियर, तो यहाँ देखें CH3NC और S, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे तो आपको कोई बैक बॉन्डिंग नज़र नहीं आएगी, और बैक बॉन्डिंग नहीं होने की वजह से ये बेंट रहेगा, ठीक है। फिर SiH3N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड S लोन पेयर, ये इधर आएगा और इसका हाइब्रिडाइजेशन sp और sp हो जाएगा लीनियर, तो ये सही है पर ये सही नहीं है। अब GH3NCS की बात करें तो N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड S लोन पेयर GH3, यहाँ पे कोई बैक बॉन्डिंग का इफेक्ट नहीं आएगा, और बैक बॉन्डिंग का इफेक्ट नहीं आएगा तो ये बेंट हो जाएगा, क्योंकि ये 4th पीरियड का है बच्चों और ये 2nd पीरियड का है, ठीक है ना। नेक्स्ट PSiH3 होल थ्राइस मॉलिक्यूल इज पिरामिडल, बिल्कुल PSiH3 SiH3 एंड SiH3, और यहाँ लगा देंगे लोन पेयर, तो ये हो जाएगा आपका पिरामिडल शेप, और पिरामिडल शेप होते ही ये बन गया, तो बॉम्बे, कलकत्ता और दिल्ली। चलिए आंसर आपका BCD हो जाएगा, ठीक है। चलिए भैया क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व करें, क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व करें बच्चों। फिफ्टीन करना है ना। फॉस्फोरस और सिलिकॉन जो है ना वो 3rd पीरियड के थे, इसलिए उनमें बैक बॉन्डिंग नहीं हुई है ना। BOH होल थ्राइस एंड BOH होल 4 में आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। देखो BOH OH OH ये बैक बॉन्डिंग, ठीक, और ये BOH OH OH और OH, यहाँ पे कोई बैक बॉन्डिंग नहीं है क्योंकि ये sp3 है, तो एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग बिल्कुल सही बात है, H3BO3 में है और इसमें नहीं है, मतलब नहीं है। OBO बॉन्ड एंगल, OBO बॉन्ड एंगल यहाँ पे तो 120 होगा बेटा, और यहाँ पे 109 होगा, तो H3BO3 में ज़्यादा होगा। BOH होल 4 डज नॉट फॉर्म अडक्ट विथ NH3, ये भी बिल्कुल सही बात है, क्योंकि यहाँ पे कोई वैकेंट ऑर्बिटल है ही नहीं, और जब वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है तो कोई भी अडक्ट की बात नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन एटम इन BOH होल 4 इज sp2, गलत, ये sp3 होगा बच्चों, क्योंकि यहाँ पे जब कोई बैक बॉन्डिंग हो ही नहीं है तो इसके लोन पेयर अपनी अपनी जगह पे है, इसका मतलब 2 लोन पेयर और 2 सिग्मा बॉन्ड का मतलब sp3, तो ये नहीं होगा, आपका आंसर A, B और C हो जाएगा, ठीक है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व करें, क्वेश्चन नंबर 16। इन विच ऑफ द फॉलोइंग आएगा, है ना, इफ द फॉलोइंग की जगह ऑफ द फॉलोइंग। सॉल्व करें, 20 क्वेश्चन तक डिस्कस करेंगे अपन इसमें, है ना बेटा।
चलिए देखें, इसका क्या बोला है, म्यू एक्सपेक्टेड है ना, और म्यू थ्योरेटिकल, ऑब्जर्व मतलब म्यू एक्सपेरिमेंटल। एक्सपेरिमेंटल ज़्यादा आना चाहिए किससे, एक्सपेक्टेड से। चलिए देखते हैं, पी डबल बॉन्ड ओ सी एल एंड सी एल, दिस इज थ्योरेटिकल, बट एक्सपेरिमेंटल पी डबल बॉन्ड ओ कोऑर्डिनेट ओ है ना, सी एल, ये नीचे की तरफ है, ये ऊपर की तरफ है, पर ये ऑलमोस्ट जीरो हो चुका है एक्सपेरिमेंटल वाला में पी डबल बॉन्ड बैक बॉन्डिंग की वजह से, ऑलमोस्ट है ना। और ये वाला तो पूरा ऊपर और ये पूरा नीचे, ये कैंसिल आउट होगा, तो थ्योरेटिकल की वैल्यू जो है वो कम हो जाएगी, पर एक्सपेरिमेंटल की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। तो ये म्यू एक्सपेरिमेंटल ग्रेटर देन म्यू थ्योरेटिकल वाला हो जाएगा, और आपका आंसर ए आगरा हो जाएगा, क्योंकि आपको पूछा ही यही है। फिर से देखो बेटा, POCl3 जो थ्योरेटिकल है कैंसिल आउट करने का काम करेगा, और जब ये कैंसिल आउट करने का काम करेगा तो ये सिस्टम स्टेबल हो जाएगा, समझ गए, ठीक है ना। मतलब ये कम हो जाएगा और ये है ना कम हो जाएगा, जबकि ये ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि कैंसिल करने वाली चीज़ ही खुद कैंसिल हो गई, ठीक। चलिए यहाँ पे देखें बेटा, इसका डायरेक्शन इधर होगा और इसका डायरेक्शन इधर होगा, पर आपको पता है इन दोनों के बीच में रिपल्शन होगा, और रिपल्शन की वजह से ये नीचे की तरफ शिफ्ट होगा, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे थीटा जो है ना वो ग्रेटर देन 60 डिग्री हो जाएगा, और जब थीटा बढ़ता है तो कोस थीटा कम होता है, और म्यू की वैल्यू भी कम हो जाती है, समझ गए। देखो थीटा जो है वो थ्योरेटिकल में कितना होगा, 60 डिग्री होगा, ठीक है, सॉरी 120 डिग्री होगा, माय मिस्टेक, 120 डिग्री। अभी ये क्या हुआ, ये रिपल्शन हुआ, और रिपल्शन की वजह से ये शिफ्ट हुआ, ठीक है। तो जो एक्सपेरिमेंटल है, एक्सपेरिमेंटल थीटा है वो लेस देन 120 हो गया। रीज़न, इन दोनों के बीच में रिपल्शन होने से ये वेक्टर नीचे की तरफ शिफ्ट हुआ, जैसे ये वेक्टर शिफ्ट हुआ तो ये वाला बॉन्ड एंगल अपन को कंसीडर करना है, समझ गए ना, ये वाला बॉन्ड एंगल कंसीडर करना है। इस तरीके से ये लेस देन 120 हो गया, और लेस देन 120 होते ही म्यू एक्सपेरिमेंटल अगेन ग्रेटर देन म्यू थ्योरेटिकल हो गया, क्योंकि बॉन्ड एंगल कम होने पे म्यू की वैल्यू बढ़ती है। HNC की बात करें, H एंड डबल बॉन्ड C लोन पेयर बैक बॉन्ड, हाँ भाई, वैसे डायरेक्शन क्या होगा, है ना, थ्योरेटिकल डायरेक्शन देखें, थ्योरेटिकल कैसा होगा, HN और C, इसका इधर और इसका इधर, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, पर ये बैक बॉन्डिंग होने की वजह से ये ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा, और ऑलमोस्ट जीरो होते इसकी वैल्यू ज़्यादा हो गई, तो अगेन म्यू एक्सपेरिमेंटल की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी म्यू थ्योरेटिकल से, क्योंकि ये जो है ना एक दूसरे को जो कैंसिल आउट कर रहे थे, तो ये वाली क्वांटिटी जो है वो ख़त्म हो गई, ख़त्म होते ही जीत गया भैया एक्सपेरिमेंटल। अब देखो ये वाला, यहाँ हुई हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है, तो ये वाला जो थीटा है, ये वाला थीटा, ये लेस देन हो जाएगा 60 डिग्री से, पर डायरेक्शन देखना पड़ेगा, इसका डायरेक्शन इधर और इसका डायरेक्शन इधर। वैसे थ्योरेटिकल थीटा कितना आएगा, 120 डिग्री आएगा, क्योंकि एम इफेक्ट की वजह से ये नीचे जाएगा और ये इधर, पर जैसे ही एच बॉन्डिंग होगी बेटा ये ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा, और ये ऊपर की तरफ शिफ्ट होते ये थीटा जो था वो ग्रेटर देन 120 हो जाएगा, तो एक्सपेरिमेंटल जो है वो ग्रेटर देन 120 हो जाएगा, तो थीटा बढ़ते ही म्यू की वैल्यू कम हो जाएगी, तो इस पर्टिकुलर में म्यू एक्सपेरिमेंटल लेस देन म्यू थ्योरेटिकल होगा, तो आपका आंसर जो है वो ए होगा, बी होगा, सी होगा, ABC आंसर होंगे बेटा इसके। कौन से आंसर होंगे, ABC। खतरनाक क्वेश्चन है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 सॉल्व करेंगे बच्चों।
हाँ भाई, हो गया। देखें भाई, B2H4 की बात कर रहे हैं, ये B2H4 का स्ट्रक्चर है, ठीक। इस क्वेश्चन में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग B2H4, इट इज़ नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर। बिल्कुल गलत है ये प्लेनर है। प्लेनर क्यों है? क्योंकि ये sp2 आयोडाइज है, ये एक प्लेन में, ये एक प्लेन में, तो ये गलत हो गया। इट इज़ नॉन पोलर, ये बिल्कुल सही बात है, इधर से इधर और इधर से इधर कैंसिल आउट हो रहा है, सिमेट्री है तो नॉन पोलर। इट इज़ हैविंग 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, बिल्कुल सही बात है, ये जो बॉन्ड है ये 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है। मोमेंट्री ऑक्टेट इज अचीव्ड फॉर ईच बोरोन, गलत बात है, बेरिलियम के लिए मोमेंट्री अचीवमेंट भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 3 ही बॉन्ड बन पा रहे हैं, उसके लिए भी कम से कम 4 बॉन्ड चाहिए दोस्तों, इसलिए ये वाला गलत। आपका आंसर बॉम्बे एंड कलकत्ता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व करेंगे बच्चों, 18 सॉल्व करेंगे। 18 अपना लास्ट क्वेश्चन होगा, है ना, 18 अपना लास्ट क्वेश्चन होगा, सॉल्व करें। हाँ भाई, हो गया सॉल्व। जब भी 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड देखना है, पहले उसका मोनोमर बनाना है। मोनोमर बनेगा AlCH3 होल थ्राइस, ठीक है। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोला है, तो यहाँ पे जब भी ये इस तरीके के क्वेश्चन आए, पहले मोनोमर बनाओ। और मोनोमर ये तो साइक्लिक है, नॉर्मल है, इसको तो नॉर्मल स्ट्रक्चर है, बैक बॉन्डिंग है इसके अंदर, कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग है, बैक बॉन्ड है वो, समझ गए ना। तो पार्शियल पाई बॉन्ड है, इसको तो हटा दो। तो ये मोनोमर जब बनाया अपन ने, इसमें देखो ना तो कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन है और ना सराउंडिंग एटम के पास लोन पेयर है, तो इसमें 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होगा, तो ये हो जाएगा आपका Si2H6 आपका SiH3 है, SiH3 का मोनोमर है। और मोनोमर है ना, तो ये आपका मोनोमर नॉर्मल बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि अनपेड इलेक्ट्रॉन आ गया इसके पास में, तो 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाएगा। जबकि यहाँ क्लोरीन के पास कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन, आयोडीन के पास कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है और क्लोरीन के पास लोन पेयर है, तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू डाइमराइज होगा। तो आपका आंसर A और C हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो आज अपन यहीं पे विराम लेते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर लेते हैं बच्चों, ठीक है ना। तो बात ये है, एक मिनट, हाँ भाई, तो अनअकैडमी पे अगर आप पढ़ना चाहते हैं, लाइव क्लासेस करना चाहते हैं, तो आपको अनअकैडमी में जैसे ही पता है, बहुत अच्छी अच्छी टीम से एक टीचर है, ठीक है ना। और अब बहुत सारे बैचेस भी स्टार्ट हो रहे हैं, क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहे हैं, तो आप अनअकैडमी पे घर बैठे पढ़ सकते हैं। इसके अलावा बच्चों, इसके अलावा जो है, आप अनअकैडमी पे दोस्तों अनलिमिटेड एक्सेस है, प्रैक्टिस टेस्ट आपको मिलते हैं, बेच कोर्सेज मिलते हैं, प्रॉपर गाइडेंस मिलता है ना, प्रॉपर सिलेबस कवर किया जाता है आपका सारा का सारा, ठीक है। और रेगुलर डाउट सेशंस भी होते हैं, डाउट क्लासेस अलग से लगती है बच्चों, और लाइव टेस्ट सीरीज़ होती है जिसके अंदर आप अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज कर सकते हैं, है ना, क्या इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है वो अपने टीचर से पूछ सकते हैं। तो प्रॉपर सब चीज़ें आपको मिलती है, इवन आपको स्टडी मटेरियल भी मिलता है बच्चों। तो आप ध्यान रहे, ज्वाइन करते टाइम अगर आप चाहें तो 10% डिस्काउंट के लिए PMS सर कोड यूज़ कर सकते हैं, PMS सर लाइव कोड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं क्लासेस के अंदर, बाय, टेक केयर। और आगे भी अभी एडवांस केमिकल बॉन्डिंग के सेशन होंगे, तो आप लोग पढ़ाई करें अच्छे से और तैयारी करके आएँ, ठीक है। चलिए दोस्तों, बाय, टेक केयर एवरीवन।